साथियों, जब संविधान लिखा जा रहा था और लिखने की जिम्मेदारी बाबा साहब आम्बेडकर के ऊपर थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन थे, और इसलिए जब वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे तो उनके द्वारा अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने अपने लेवल पर प्रयास करने की कोशिश की। तो उनको ये कांग्रेस के द्वारा कहा गया कि आप अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करिए, आप बैकवर्ड क्लासेस के नेता नहीं हैं, प्रतिनिधि नहीं है, बैकवर्ड क्लास के प्रतिनिधि गांधी जी है। इसलिए इस विषय पर गांधी जी को कहने का, बोलने का या ओबीसी के बारे में कोई फैसला करने का अधिकार गांधी जी के पास है। और इस तरह से बाबा साहब आम्बेडकर को ओबीसी के मुद्दे पर आगे बढ़ने के लिए, प्रयास करने के लिए कांग्रेस के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा, और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया उसमें ओबीसी के लोगों को अनुसूचित जाति और जनजाति के तरह रिजर्वेशन देने का वादा किया गया। मगर जब वास्तव में रिजर्वेशन देने का मामला आया, उसके पहले एक बहुत बड़ी घटना भारत के इतिहास में घटित हुई। उस घटना को समझना और जानना बहुत जरूरी है कि 14 अगस्त 1947 को भारत में पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान बनने का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया, गांधी जी ने स्वीकार किया। कांग्रेस महासमिति में इस रिजोल्यूशन को पास किया गया, और गांधी जी ने पास करने के दौरान लगभग 45 मिनट का भाषण दिया, और उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास करवाया जिससे भारत का विभाजन हो सके। तो बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है कि गांधी जी के द्वारा, क्योंकि उनको केवल यही जानकारी है कि गांधी जी ने भारत के विभाजन का विरोध किया था, मगर ये बात सही नहीं है। कांग्रेस महासमिति में गांधी जी का बहुमत था, और उस बहुमत के सहारे से उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया। 157 वर्सेस 15 वोटों से ये रेजोल्यूशन पास किया गया, और केवल 15 लोगों ने विरोध किया, बाकी सारा गांधी जी के प्रभाव से ये रेजोल्यूशन, ये प्रस्ताव पारित किया गया। और पारित करने के बाद पाकिस्तान बनने का और भारत के टुकड़े होने का प्रस्ताव पारित होने के बाद पाकिस्तान बनने का रास्ता, भारत के विभाजन का रास्ता तय हो गया, और 14 अगस्त 47 को भारत का पाकिस्तान हुआ। भारत का विभाजन होकर पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बनने के बाद 27-28 अगस्त को जो माइनॉरिटी राइट्स कमेटी की मीटिंग थी जिसमें रिजर्वेशन का मुद्दा था, उस रिजर्वेशन के मुद्दे में ओबीसी को रिजर्वेशन देने की बात को इनकार कर दिया गया, और इस आधार पर इनकार कर दिया गया कि ओबीसी कौन है, वो अनआइडेंटिफाइड है, इसलिए पहले उनको आइडेंटिफाइड करना होगा, और आइडेंटिफाइड करने के लिए 340वां आर्टिकल देकर इस बात को पोस्टपोन कर दिया गया। और भविष्य में
जब कमीशन रिकमेंड करेगा उसके आधार पर भविष्य में ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, ये डिसाइड करने का काम कमीशन के ऊपर, उसके रिकमेंडेशन के ऊपर सौंप दिया गया। और इस तरह से जब ये किया गया तो ये आश्चर्यजनक बात थी कि 13 दिसंबर 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन संविधान सभा में रखा था और उसमें ओबीसी को आरक्षण देने का वादा किया गया था, वो वादा करने के बाद फिर नेहरू ने और गांधी जी उस समय जीवित थे, दोनों ने मिलकर ओबीसी के साथ धोखाधड़ी किया और केवल मात्र 340वें आर्टिकल को सहमति दी और रिजर्वेशन देने से इनकार कर दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो वादा गांधी नेहरू ने किया, वो वादा उन्होंने क्यों किया होगा? तत्कालीन परिस्थिति का अध्ययन करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, मुस्लिम लीग और संगठित मुसलमान उस समय डायरेक्ट एक्शन का कार्यक्रम उन्होंने घोषित किया था। तो गांधी और कांग्रेस ने, नेहरू ने ये सोचा कि गांधी बनिया है, बनिया यानी वैश्य है, बिहार के बनिया की तरह नहीं बल्कि वैश्य है, क्योंकि बिहार में जो जिसे बनिया कहा जाता है वो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं। और वर्ण व्यवस्था में जो तीसरा वर्ण है वैश्य, वो एक अलग है। बिहार में जो बनिया है वो अलग है, वो मोस्ट बैकवर्ड है। और जो तीसरा वर्ण है वर्ण व्यवस्था में, गांधी जी तीसरे वर्ण के थे। और बनिया ये जो शब्द है ये एक प्रकार का गाली सूचक है और गाली देने वाला है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए ये बात हमारे सामने आई कि उस समय गांधी जी के द्वारा और ये सोचा गया, नेहरू जी के द्वारा ये सोचा गया कि ब्राह्मण और वैश्य इस आंदोलन के नेता है और ब्राह्मण और वैश्य मिलकर मुस्लिम लीग और संगठित मुसलमानों का विरोध नहीं कर सकते, इसलिए इसका विरोध करने के लिए ओबीसी का कांग्रेस के साथ होना जरूरी है। और जब तक ओबीसी कांग्रेस के साथ नहीं रहेगा तब तक मुस्लिम लीग और संगठित मुसलमानों से मुकाबला नहीं किया जा सकता। जब गांधी जी और नेहरू जी ने ऐसा सोचा तब उन्होंने ओबीसी को अपने साथ में रखने के लिए ओबीसी को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कुछ देने का वादा किया ताकि ओबीसी को कांग्रेस के साथ रखा जा सके। और इसके लिए गांधी नेहरू ने 13 दिसंबर 1947 में, अभी गांधी जी जीवित थे उस समय, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने रखा और उसमें ओबीसी को आरक्षण देने का, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने का वादा किया। तो इस तरह से ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड थे ये देने का वादा किया और ये देने का वादा करने के बाद 27-28 अगस्त 1947 को ये वादा गांधी नेहरू ने अमल करने से इनकार कर दिया और केवल 340वां आर्टिकल को ही सहमति दी, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया उसको सहमति दी केवल, और उससे उन लोगों को देने से इनकार कर दिया।
तो ये कांग्रेस के द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का, उसके साथ धोखाधड़ी थी। और ये धोखाधड़ी उन्होंने गांधी और नेहरू के द्वारा की गई। इसका मतलब ये है कि ओबीसी का मुस्लिम लीग और संगठित मुसलमानों के विरोध में ओबीसी को उन लोगों के साथ लड़ाने और भिड़ाने के लिए ओबीसी की कांग्रेस को जरूरत थी और इसलिए प्रस्ताव दिया गया। जब गांधी जी और नेहरू ने पाकिस्तान बनने के बाद इसकी समीक्षा की तो समीक्षा में उन लोगों को पता चला कि अब मुस्लिम लीग और संगठित मुसलमान पाकिस्तान चले गए हैं। ऐसे स्थिति में अब मुसलमानों से लड़ाने और भिड़ाने के लिए ओबीसी की जरूरत नहीं है। इसलिए ओबीसी को उन्होंने कुछ भी देने से इनकार कर दिया। ये धोखाधड़ी गांधी जी और नेहरू के द्वारा ओबीसी के साथ की गई, ये बहुत बड़ी धोखाबाजी थी। और इस धोखाबाजी को अमल में लाने के लिए ये खबरदारी गांधी और नेहरू ने ली थी। जब संविधान सभा का चुनाव हुआ था तो गांधी और नेहरू जी के द्वारा ओबीसी के लोगों को संविधान सभा में जो टिकट बहाल करनी चाहिए थे वो टिकट देने से इनकार कर दिया। ये सोचकर गांधी और नेहरू जी ने कि यदि ओबीसी के लोग संविधान सभा में ज्यादा संख्या में रहेंगे तो वो लोग संविधान में ओबीसी को हक और अधिकार की बात कर सकते हैं। तो इसलिए हक और अधिकार की बात ना कर सके, इसलिए उन लोगों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व ही देने से इनकार कर दिया। तो एक उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इससे पता चलेगा कि शुरू से ओबीसी के साथ धोखाधड़ी हो रही है। और जिस गांधी जी को वो आज भी गांधी जी से चिपके हुए हैं, ये धोखाधड़ी उन लोगों के द्वारा हुई। ये जानकारी तक ओबीसी को नहीं है, ओबीसी के नेताओं को जानकारी नहीं है। ओबीसी को कार्यकर्ताओं को कहां से जानकारी होगी, और ओबीसी के कार्यकर्ताओं को जानकारी नहीं तो ओबीसी के समाज को कहां से जानकारी होगी। इसे जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। 47 के बाद और एक बड़ी घटना घटित होती है कि जो जनगणना कमिश्नर था, यानी लोगों की गिनती करने वाला जो कमिश्नर था, सेंसस कमिश्नर था, जनगणना कमिश्नर था, उसने 48 में जवाहरलाल नेहरू के पास प्रस्ताव भेजा कि अंग्रेजों ने जाति आधारित गिनती का कानून बनाया है। जब तक ये कानून रहेगा तब तक जाति आधारित गिनती करनी होगी। तो अब अंग्रेज नहीं है, आप प्रधानमंत्री है, नेहरू जी को कहा। गांधी जी जीवित थे। अब क्या करना होगा आप डिसाइड करके हमें बताइए। तो जवाहरलाल नेहरू को मालूम हुआ कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती होती है और अंग्रेजों ने ये कानून बनाया। तो इस कानून को बदलने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कानून बनाया और जाति आधारित गिनती का कानून रद्द कर दिया। और इस तरह से 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये जो जनगणना का मामला था, ये जनगणना का मामला 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जनगणना ओबीसी की जाति आधारित करने से इनकार कर दिया। वो प्रधानमंत्री थे। 61 में जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री थे, फिर उन्होंने इनकार कर दिया। 71 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, वो तो जवाहरलाल नेहरू की ही पुत्री थी, उन्होंने भी इनकार कर दिया। 77 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी और ओबीसी का प्रतिनिधित्व संसद में ज्यादा बढ़ गया, उसके बाद ओबीसी का जो मामला था
वो मामला संसद में उठने लगा, मगर मोरारजी देसाई भी गुजराती ब्राह्मण थे, उन्होंने इस जनगणना को करने से इनकार कर दिया। और जब ये सरकार गिर गई और दोबारा इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री 81 में बनी, तो 81 में जब गिनती करने का समय आया तो फिर इंदिरा गांधी ने इनकार कर दिया। 91 में नरसिंह राव जो साउथ इंडिया का कारा ब्राह्मण प्रधानमंत्री हो गया, फिर उन्होंने इनकार कर दिया। 2001 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने इस गिनती को करने से इनकार कर दिया और इसको रोका। फिर उसके बाद 2011 में इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सरदार प्रधानमंत्री बने। वो गुरुओं को मानने वाले सिख थे, गुरु के बंदे थे, तो लोगों ने सोचा शायद गुरुओं ने लोगों के साथ न्याय करने का काम किया तो ये गुरु का बंदा भी न्याय करेगा। मगर उसने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की कमेटी बनाई और उसका चेयरमैन प्रणब मुखर्जी बंगाली ब्राह्मण को बनाया। उसने भी ओबीसी के साथ जातीय आधारित गिनती के संबंध में धोखाधड़ी किया। 2011 तक ये लगातार ब्राह्मणों के द्वारा लगातार धोखाधड़ी करने का काम होता रहा। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, लागू होने के बाद जब संविधान लागू हुआ, लागू होने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा 340वें आर्टिकल पर वो कैबिनेट में मिनिस्टर होने की वजह से उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि ओबीसी को आइडेंटिफाई करने के लिए 340 में जो प्रावधान किया गया है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कमीशन बनाया जाए। जब उन्होंने ये बातें उठाई, मगर जवाहरलाल नेहरू ने जब नहीं माना तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लॉ मिनिस्ट्री का इस्तीफा दे दिया। भारत के इतिहास में ओबीसी की जातीय ओबीसी के लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए कमीशन नियुक्त ना करने का जो मुद्दा है, वो कमीशन ना नियुक्त करने के मुद्दे पर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा दे दिया। आजाद भारत में ऐसा एक भी उदाहरण उपलब्ध नहीं है कि किसी बैकवर्ड क्लास के मिनिस्टर ने ओबीसी के मुद्दे पर इस्तीफा दिया हो और ओबीसी का प्रश्न समाधान करने के लिए त्याग किया हो। ऐसा कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं है। मगर ये जानकारी गांधी जी ने ओबीसी के लोगों को संविधान में हक और अधिकार ना मिले इसके लिए प्रयास किया और बाबा साहब अम्बेडकर ने हक और अधिकार मिले इसके लिए प्रयास किया। ये फर्क ओबीसी के लोगों को सारे देश भर में जानकारी का होना, जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये जानकारी इसीलिए मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को पहले लोकसभा में 60% लोकसभा की टिकटें दी और फिर 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए गए। और इस तरह से आज़ाद भारत में जो आज़ादी है और सत्ता की हिस्सेदारी है उसमें केवल ब्राह्मणों का वर्चस्व हो इसकी खबरदारी लेने का काम जवाहरलाल नेहरू ने किया, जिसको आधुनिक भारत का निर्माता और समाजवादी और सेकुलर और बच्चों का चाचा कहा जाता है। उन्होंने ये सारा का सारा धोखाधड़ी करने का काम किया है, ये बात दिखाई देती है। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, चुनाव घोषित हुआ, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के द्वारा ये अपना मैनिफेस्टो घोषित किया गया
और उसमें ओबीसी ने अगर हमें साथ सहयोग दिया तो ओबीसी जो है अगर साथ सहयोग करेगा तो ओबीसी साथ सहयोग करेगा तो आजाद भारत में ओबीसी के लिए एक कमीशन नियुक्त किया जाएगा और उनको आरक्षण देने का आंदोलन ये लोग लड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे। ये जब वादा बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के द्वारा किया गया, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने ये वादा करने की वजह से जवाहरलाल नेहरू को ऐसे लगा, अरे इससे तो ओबीसी का श्रेय बाबा साहब अम्बेडकर को मिल जाएगा, ये नहीं मिलना चाहिए। इसलिए मजबूर होकर जवाहरलाल नेहरू को बैकवर्ड क्लास के लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए कमीशन नियुक्त करना पड़ा। जब ये कमीशन नियुक्त किया, ये इस्तीफा देने के बाद किया, इससे सिद्ध होता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के त्याग बलिदान की वजह से ऐसा करना पड़ा और दबाव की वजह से करना पड़ा और ये काम बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा किया जाने लगा, ये दिखाई देता है। जब इस कमीशन का रिपोर्ट आया, रिपोर्ट आने के बाद जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस कमीशन का जो चेयरमैन था, क्योंकि कमीशन का चेयरमैन काका साहब कालेलकर को बनाया गया। ये कालेलकर कोकणस्थ ब्राह्मण थे। कोकणस्थ ब्राह्मण जो है महाराष्ट्र में खतरनाक ब्राह्मण माना जाता है और धोखाधड़ी करने वाला ब्राह्मण माना जाता है, कोबरा ब्राह्मण माना जाता है। और उसको जवाहरलाल नेहरू ने इस कमीशन का चेयरमैन बनाया। कमीशन के रिकमेंडेशन में 2399 जातियों को ओबीसी के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया और जब ओबीसी को आइडेंटिफाई किया गया और उस पर साइन किया काका साहब कालेलकर ने, मगर जब ये रिपोर्ट की कॉपी जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिली तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक सीक्रेट लेटर जवाहरलाल नेहरू को लिखा और उस सीक्रेट लेटर में उन्होंने इसके विरोध में जवाहरलाल नेहरू को चेतावनी दी। ये लेटर मिलते ही जवाहरलाल नेहरू ने कालेलकर को पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में बुलाकर उसको काफी डांटा फटकारा और डांट फटकार करने के बाद जवाहरलाल नेहरू की डांट फटकार से कालेलकर बहुत दबाव में आ गए और दबाव में आकर उन्होंने 31 पेज का लेटर जवाहरलाल नेहरू के नाम कालेलकर कमीशन के विरोध में लिखा और उसमें उन्होंने ओबीसी को आरक्षण देने का विरोध किया। इसका सहारा लेकर जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में यह घोषित किया कि जिस कमीशन का चेयरमैन कमीशन के रिकमेंडेशन से सहमत ना हो, उस रिकमेंडेशन पर सरकार अमल नहीं करेगी, ऐसी घोषणा जवाहरलाल नेहरू ने की। और इस तरह से जवाहरलाल नेहरू ये पार्लियामेंट में ओबीसी के हक और अधिकार का विरोध करने का ऐलान किया। ये सारी बातें आज रिकॉर्ड में उपलब्ध है और उसके आधार पर ये सारी बातें मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ से संगठित रूप से इसका विरोध करने का काम जारी किया गया और उसके बाद ओबीसी का जो रिजर्वेशन का मामला था, वो रिजर्वेशन का मामला जब 77 में सरकार बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, उसके बाद कालेलकर लागू करेंगे ये वादा इलेक्शन मैनिफेस्टो में किया गया था। मगर जब बहुमत मिला तो मोरारजी देसाई मुकर गए, क्योंकि उनको लगा इसे जवाहरलाल ने लागू नहीं किया, इसे इंदिरा गांधी ने लागू नहीं किया, मैं कैसे लागू कर सकता हूँ। वो मुकर गया और मुकरने के बाद में
ये धोखाधड़ी बड़े पैमाने पर सिद्ध हो गई कि ये लोग भी जो है ये विरोधी लोग हैं। इन लोगों से सावधान रहने के लिए ये सारी बातें, ये सारा तथ्य मैं आप लोगों के सामने बताने का प्रयास कर रहा हूं। इसे जानने और समझने की जरूरत है। तो अभी ओबीसी के जातीय आधारित गिनती का मुद्दा 2021 का मुद्दा हमारे सामने है, क्योंकि जब तक ओबीसी की जातीय आधारित गिनती नहीं होगी और उनकी वास्तविक संख्या का पता नहीं चलेगा, तब तक ये मामला आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। वैसे 31 की जनगणना के आधार पर ये 52% की संख्या निकाली गई थी, तो उस समय अनडिवाइडेड इंडिया यानी भारत का विभाजन नहीं हुआ था। ये मानकर चला जाए कि 20% पॉपुलेशन पाकिस्तान में चली गई तो 80% पॉपुलेशन भारत में रही। तो 80%, 100% जब 31 में थी तो ओबीसी की संख्या 52% थी। जब संख्या 80% हो गई, जब 80% को खींचा जाए, क्योंकि परसेंटेज तो 100 के हिसाब से निकालना पड़ता है, तो 80 को 100 बनाना पड़ेगा, तो खींचना पड़ेगा। तो जो 52 की संख्या है वो भी ऊपर खींची जाएगी, वो भी ऊपर खींची जाएगी और 20% तक खींची जा सकती है। अगर 20% नहीं तो कम से कम 10% खींची जा सकती है 50% के आधार पर। तो 55 से 10% अगर मिलाया जाए तो ये आंकड़ा 52 और 10, 62 से लेकर 63 या 65 तक ये परसेंटेज आजाद भारत में ओबीसी का हुआ होगा, ये अनुमान से निकाला जा सकता है। और इसीलिए अगर गिनती होती है तो गिनती होने की वजह से क्या होगा, गिनती होने की वजह से ये निश्चित रूप से संख्या बड़ी हुई, 52 के बजाय ये 63, 64, 65 के लगभग हो सकती है, ऐसे कहा जा सकता है, ये अनुमान निकाला जा सकता है। उसके हिसाब से ये बातें रिप्रेजेंटेशन की बातें आगे बढ़ाई जा सकती है, बढ़ाना होगा। ये आशंका उन लोगों को लगती है कि अगर ज़्यादा संख्या दिखाई दी तो इससे उन लोगों को ज़्यादा अधिकार देना पड़ेगा, ऐसा उनको लगता है। मगर ये बात समझने की और जानने की ज़रूरत है, और इसकी वजह से ये बात बहुत अहम है, और इसीलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और जब मोरारजी देसाई ने इनकार किया तो उन्होंने एक तरीका अपनाया कि कालेलकर की बजाय टालने के लिए उसने एक नया कमीशन बनाया, मंडल कमीशन। और इस मंडल कमीशन का रिपोर्ट 81 में आया। 81 में आया तो कांग्रेस ने इसको अविरोध करने के लिए खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान का मामला खड़ा कर दिया, और आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने राम मंदिर का मामला खड़ा कर दिया। असल में राम मंदिर का मामला खड़ा करने के पीछे जो कारण था, उस कारण को भी समझना बहुत जरूरी है, और इसलिए मैं वो बातें भी थोड़ा बताना चाहता हूं। ब्राह्मण पहले ओबीसी के लोगों को एससी एसटी के रिजर्वेशन के विरोध में भड़काते थे और कहते थे कि ओबीसी के बच्चों को आरक्षण नहीं मिलता, उसकी वजह एससी एसटी के लोगों का आरक्षण है, इसकी वजह से उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तो जब 81 में मंडल का रिपोर्ट आया तो मंडल के रिपोर्ट में यह पता चला कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का दोनों के मिलकर रिजर्वेशन 22.5% होता है, और ये रिजर्वेशन केवल 13% अमल में लाया गया है। तो और भी 9.5% इन लोगों को अगर दिया गया तो भी वो ओबीसी के लोगों पर अतिक्रमण करने का सवाल नहीं बनता है, क्योंकि उनको केवल 22.5 में से 13% मिला। अगर 9.5% और भी बचा हुआ है, जब ये आंकड़े मंडल कमीशन में सामने आए तब ब्राह्मणों को ऐसे लगा कि ये आंकड़े तो ओबीसी को मालूम हो गए हैं। अब हम ये नहीं बता सकते कि
एससी एसटी की वजह से ओबीसी के लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, बल्कि 71% ब्यूरोक्रेसी में ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोगों का भरना था। ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोगों का जो भरना था, वो भरना 71% था। इसका मतलब है कि ओबीसी को केवल 3% मिला था मंडल कमीशन में। तो उन्होंने देखा कि ये जो अतिक्रमण हुआ, ये तो ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोगों ने किया। ये उन लोगों को मालूम हो गया। जब उनको ये मालूम हो गया तो ब्राह्मणों को भी मालूम हो गया कि अब ओबीसी के लोगों को गधा नहीं बनाया जा सकता, बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है, बुड़बक नहीं बनाया जा सकता, और एससी एसटी के विरोध में भड़काया नहीं जा सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने योजना बनाई कि यदि हम लोग ओबीसी के रिजर्वेशन का 52% पावर हाथ से चला जाएगा। अगर समर्थन करते हैं तो 52% लोगों का प्रशासन में रिप्रेजेंटेशन होगा, तो इससे 71% में से 52% माइनस हो जाएगा। तो ये ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोगों का बहुत भारी नुकसान होगा। तो ये भी खतरनाक है। यानी समर्थन करते हैं तो खतरनाक है, विरोध करते हैं तो खतरनाक है। इसलिए ब्राह्मणों ने रास्ता निकाला कि हमको विरोध भी नहीं करना है, समर्थन भी नहीं करना है, तो ओबीसी को गुमराह करने के लिए डाइवर्ट करना है। तो डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, ओबीसी के लोगों को कहा कि तुम्हारे राम का मंदिर हम अयोध्या में बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो राम जन्मभूमि है, राम का जन्म वहां हुआ था। मगर अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि राम का वहां जन्म हुआ था, इसलिए कि ऐसा कोई पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ, आज तक उपलब्ध नहीं हुआ, खुदाई करने के बाद उपलब्ध नहीं हुआ। इवन राम का जो बालक की मूर्ति है रामलला की, वो गोरखपुर से ब्राह्मणों को अयोध्या में ले जाना पड़ा और बाबरी मस्जिद में रखना पड़ा। इससे सिद्ध होता है कि राम का किसी प्रकार का कोई अवशेष अयोध्या में उपलब्ध नहीं है, और खुदाई में भी उपलब्ध नहीं हुआ। जो खुदाई में उपलब्ध हुआ वो मौर्य का और बुद्धिस्ट लोगों का उपलब्ध हुआ। और 21 मई को जो खुदाई में चीजें मिली, आमलक वगैरह, तो आमलक तो बुद्धिस्ट विहारों में और मंदिरों में लगा करता था, तो वो आमलक भी इस बात का सबूत है कि उनका कोई सबूत नहीं मिला। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये बातें दिखाई देती है, और ये दिखाई देने वाली जो बातें हैं, ये बातें हमें समझने की जरूरत है। तो इस तरह से ये सारे उदाहरण मैं दे रहा हूं, और संघ परिवार के लोगों ने राम मंदिर का आंदोलन अगर हम शुरू करते हैं तो ओबीसी को गधा बनाया जा सकता है, ओबीसी को मूर्ख बनाया जा सकता है, ओबीसी को बुड़बक बनाया जा सकता है, और राम के नाम पर उनको अयोध्या के तरफ डाइवर्ट किया जा सकता है। इससे ओबीसी का मंडल कमीशन का आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, और कमजोर पड़ने से लागू नहीं होगा। ये सारा प्लान उन्होंने बनाया, ये सारी धोखाधड़ी उन्होंने करने की कोशिश की, ये सारी बातें दिखाई देती है। ये सारे उदाहरणों से ये बात कहा जा सकता है, प्रूव किया जा सकता है। इसके बावजूद भी जब विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा मंडल कमीशन लागू हुआ, उसने भी केवल मात्र नौकरियों में आरक्षण लागू किया। उन्होंने एजुकेशन में और प्रोफेशनल एजुकेशन में रिजर्वेशन लागू नहीं किया, और इसकी वजह से पिछले 74 सालों से जो ऊंचे जाति के लोग हैं, ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोग हैं, वो ओबीसी के अधिकारों पर अतिक्रमण कर रहे हैं।
ओबीसी के अधिकारों पर एससी एसटी के लोग नहीं, ब्राह्मण और तत्सम लोग उनके अधिकारों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। इससे उन लोगों का बहुत बड़ा, आजाद भारत में बहुत बड़ा धोखा हुआ, नुकसान हुआ। ये बातें इन सारी बातों से सिद्ध की जा सकती है, ये बात दिखाई देती है। जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो ब्राह्मणों ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया और लगभग 90 वकील ब्राह्मणों के बगैर पैसे से मुफ्त में ओबीसी के विरोध में, ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ब्राह्मण ओबीसी को हिंदू कहते हैं और भ्रम का शिकार होकर ओबीसी भी अपने को हिंदू मानते हैं। अगर मान लिया जाए कि ब्राह्मण भी हिंदू है, ओबीसी भी हिंदू है, तो ब्राह्मणों को, ओबीसी अगर हिंदू है तो हिंदुओं के हक के लिए लड़ना चाहिए था। मगर ब्राह्मण हिंदू ओबीसी के लिए लड़ने के बजाय उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में लड़ता, बुद्धिस्ट के हक के लिए लड़ता है, जैन के हक के लिए लड़ता है, लिंगायत के हक के लिए लड़ता है और सिख के हक के लिए लड़ता है। तो ब्राह्मण अगर हिंदू है और ओबीसी भी हिंदू है तो ब्राह्मण हिंदू ओबीसी के लिए लड़ने के बजाय उनको हक और अधिकार नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे। इससे यह सिद्ध होता है कि ओबीसी हिंदू नहीं है। अगर होते तो निश्चित रूप से उनके हक और अधिकार के लिए ब्राह्मण लड़ाई लड़ने का काम करता, मगर ऐसा दिखाई नहीं देता है। और जब 16 नवंबर 92 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया तो वो जजमेंट में टोटल जजमेंट 5 है। 5 जजमेंट में 4 जजमेंट ओबीसी के खिलाफ है। पहला जजमेंट है 52% ओबीसी को 52% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, पहला निर्णय ओबीसी के विरोध में। दूसरा निर्णय 52% ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलेगा, मगर शर्त होगी क्रीमी लेयर लगाकर मिलेगा। इसका मतलब है कि जो ओबीसी आरक्षण लेने लायक होगा उसको आरक्षण मिलेगा नहीं, जो आरक्षण लेने लायक नहीं होगा उसको बोल दिया जाएगा कि तुमको आरक्षण दिया गया है। तो इस तरह से ओबीसी के साथ धोखाधड़ी करने का ये दूसरा जजमेंट है। तीसरा जजमेंट है वो एससी एसटी को रिजर्वेशन इन प्रमोशन दिया जाता है मगर ओबीसी को नहीं दिया जाएगा। चौथा, ये तीसरा निर्णय भी विरोध में है। चौथा निर्णय है कि जो ओबीसी के लोग हैं उनको मंडल कमीशन ने 3743 जातियों को ओबीसी माना, मगर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राज्य सरकारों ने जितने ओबीसी को ओबीसी माना उस ओबीसी को ओबीसी माना जाएगा। तो जब हमने उसका आंकड़ा निकाला तो आंकड़ा निकला 1998। तो इसका मतलब है अगर 3743 जाति में से 1998 जातियों को माइनस कर दिया जाए तो 1745 जातियों को सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन देने से इनकार कर दिया। तो ये इतना बड़ा धोखा है और ये धोखा आज तक ओबीसी के लोगों को मालूम नहीं हुआ। उसकी वजह ओबीसी के नेताओं को पता नहीं है। नेताओं को क्यों पता नहीं है? क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ना पढ़ा होने से मालूम नहीं, फिर इसकी वजह से उनके कार्यकर्ता जागृत नहीं हुए, कार्यकर्ता जागृत ना होने से समाज जागृत नहीं हुआ और इस तरह से धोखाधड़ी करने में वो कामयाब हो गए। इसके अलावा इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति और जनजाति के रिजर्वेशन इन प्रमोशन को भी रोकने का आदेश दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने हैरान करने वाली बात थी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जब इसकी पार्टी ही नहीं थे, जब वो पार्टी ही नहीं थे तो उनको उनकी सुनवाई नहीं हुई। जब उनकी सुनवाई नहीं हुई
तो सुनवाई के बगैर उनके खिलाफ ऑर्डर कैसे दिया जा सकता? नहीं दिया जा सकता। इसलिए ये सारा सुप्रीम कोर्ट का जो प्रयास था वो संविधान के विरोध का प्रयास था। तो ये सारी धोखाधड़ी लगातार वो करते रहे हैं, ये सारी बातें दिखाई देती हैं। और इसलिए अभी जब 2014 से सेंट्रल में बीजेपी की सरकार आई और 19 में राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर थे, उन्होंने ऐलान किया था कि ओबीसी की 2021 में जातीय आधारित गिनती होगी, मगर जैसे ही ये केवल जैसे ही बहुमत मिला ओबीसी को, नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजनाथ को बदलकर अमित शाह को होम मिनिस्टर बनाया और उन्होंने ओबीसी की जातीय आधारित गिनती ना करने का ऐलान किया और इस तरह से धोखाधड़ी करने का काम किया। इसका दूसरा मतलब है कि 19 में ये राजनाथ ने जो घोषणा की थी वो 19 के चुनाव में ओबीसी के वोट हासिल करने के लिए की गई थी, ताकि ओबीसी के लोगों को धोखाधड़ी किया जाए, ये उसके पीछे मकसद था। तो ये सारा बैकग्राउंड ये दिखाई देता है कि ओबीसी के साथ केवल आज नहीं, लगातार धोखाधड़ी करने का काम हो रहा है। यानी संविधान लिखने के दौरान से लगातार धोखाधड़ी करने का काम हो रहा है। और इसलिए इस बात से हम लोगों को सावधान होना चाहिए, या ओबीसी के लोगों को सावधान करने की जरूरत है